नमस्कार, प्राइम टाइम में हाजिर हैं। उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती के खिलाफ उनकी सरकार में नंबर 2 रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मोर्चा खोल लिया है। बेटे सहित पार्टी से निकाले जाने के बाद बसपा के अंदर से निकले विरोधियों की फहरिस्त अब लंबी होती जा रही है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने उनसे बातचीत के ऑडियो टेप जारी कर दिए जिसमें कथित तौर पर मायावती पैसे की मांग कर रही हैं। इस पर मायावती के ब्लैकमेलर के आरोप के बाद नसीमुद्दीन ने पलटवार करते हुए आज उन्हें देश की सबसे बड़ी ब्लैकमेलर कह डाला है। कहा कि उन्होंने ही फोन टैपिंग सिखाई। हजारों नेता उनकी प्रताड़ना के बाद पार्टी छोड़ने पर मजबूर हुए। नसीमुद्दीन ने यह भी कहा कि मायावती ने उनसे 50 करोड़ रुपए मांगे थे। तो नसीम, सुनते हैं उन्हें। बहन जी, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं बिल्कुल जाऊंगा, मैं थोड़ा यहाँ वो हो जाए। और बहन जी, जो आपका आदेश है, मैं एक एक प्रॉपर्टी बेच करके आपको सौंप दूंगा। बहन जी, मैं बहन जी उसका क्या है, वो तो आपके लिए भी जरूरी है ना। तो नसीमुद्दीन के आरोपों के जवाब में मायावती का कहना था कि बसपा सदस्यों के चंदे के सहारे पार्टी चलती है। ये उद्योगपतियों और धन्ना सेठों के पैसे से नहीं। सभी पार्टी नेताओं ने सदस्यता की रसीद पैसे के साथ पार्टी मुख्यालय में जमा कर दी थी, लेकिन नसीमुद्दीन ने केवल 50% पैसा ही जमा कराया था। उनसे बार बार पैसा जमा करवाने को कहा गया, लेकिन वो आनाकानी करते रहे। जो पार्टी अध्यक्ष की बात टेप करता होगा वो अन्य नेताओं की भी करता होगा। ये काम ब्लैकमेलर करते हैं। जो आदमी बीएसपी में रहकर जिसको इतना बढ़ावा दिया हो, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को टेप कर सकता है और उसको अपने हिसाब से काट छाट करके मीडिया के सामने दिखा सकता है, तो वो उससे आप लोग समझ सकते हैं कि जहां जहां भी मैंने इनको लगाया तो वहां इन्होंने टेपिंग ब्लैकमेलर के रूप में काम करके किस तरीके से हमारी मूवमेंट को इन्होंने धक्का पहुंचाया, कितना मूवमेंट को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। तो इस साल हुए विधानसभा चुनावों में 403 में से बसपा को सिर्फ 19 सीटें मिली थी और 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी की लहर में एक भी सीट बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिली थी। तो क्या कारण है कि दलितों की अगुवाई करने वाली मायावती की पार्टी को नेता छोड़ रहे हैं या निकाले जा रहे हैं? नसीमुद्दीन सिद्दीकी पार्टी का मुस्लिम चेहरा हुआ करते थे। राज्यसभा सांसद रहे ब्रजेश पाठक ने विधानसभा चुनाव से पूर्व बसपा छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा हुआ करते थे। वे अब बीजेपी की योगी सरकार में मंत्री हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के पूर्व महासचिव और नेता प्रतिपक्ष ने भी विधानसभा चुनाव से पहले इस्तीफा दे दिया था। कहा था कि मायावती दलित नहीं दौलत की बेटी हैं, चुनाव से पहले टिकट नीलाम करती हैं, गरीबों नहीं बल्कि पैसों को वो सलाम करती हैं। अखिलेश दास गुप्ता एक समय मायावती के बेहद खास हुआ करते थे। पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खुलकर मायावती को आंखें दिखाई थी। आरोप लगाया था कि मायावती ने राज्यसभा के टिकट के लिए उनसे 200 करोड़ रुपए मांगे थे। वे बाद में कांग्रेस चले गए। कुछ दिन पहले उनका स्वर्गवास हो गया। आर.के. चौधरी ने भी विधानसभा चुनाव से पहले बसपा छोड़ दी थी। दारा सिंह चौहान भी मायावती के करीबी थे। बीजेपी में जाकर अब मंत्री बन गए हैं। राजेश त्रिपाठी बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी को हराने वाले राजेश त्रिपाठी बसपा के विधायक थे जो भाजपा में चले गए थे। तो हाल के नेताओं का जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो क्या कारण रहा कि बसपा इस तरह से बिखर रही है? क्या कारण कि बसपा का वोट शेयर लगातार कम होता जा रहा है? क्यों दलित वोट खिसका है और क्यों पार्टी के पुराने नेता छोड़ रहे हैं? क्या मायावती कमजोर होती जा रही है? आज समझने की कोशिश हम करेंगे प्राइम टाइम में। तो हमारे साथ खास मेहमान आपको बता दें जुड़ चुके हैं। सुधींद्र भदौरिया नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के, हमारे साथ यहाँ पर हैं। कमाल खान हमारे सहयोगी होंगे और शरद प्रधान वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन कुछ देर पहले शाम को मैंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी से बातचीत की थी, तो बातचीत आपको सुनाते हैं। नसीम जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही था कि मायावती ने आपको हटाते हुए कहा है कि आपके पास बेनामी संपत्ति है, गैर कानूनी बूचड़खाने चलाते हैं और पैसे लेते हैं, वादे करते हैं। मैं उनसे प्रमाण चाहूंगा कि कहाँ बेनामी संपत्ति है, कहाँ जो अवैध बूचर खाने कहाँ हैं। ये मनगढ़ंत और झूठी कहानी बनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे फिरौती मांगी है और उस फिरौती की बात को छिपाने के लिए वो झूठी साजिशन इस तरीके की बात कर रहे हैं। उन्होंने आपको ब्लैकमेलर कहा है और ऑडियो टेप में उन्होंने कहा है कि
आपकी आवाज ज्यादा सुनाई नहीं देती है, काट छाट हुई है। देखिए, उन्होंने साफ साफ मुझसे कहा है कि अपनी प्रॉपर्टी बेच करके अपने बच्चों के नाम से जो है वो भी और अपने नाम से वो भी, अपनी पत्नी की और अपने बेटे की पत्नी के जेवर बेच करके मुझे दे दो, तभी आगे बढ़ पाओगे, मेरे लिए अच्छा रहेगा। ये साफ साफ उस ऑडियो टेप में है। उनका ये कहना है सदस्यता वाली की जो किताब में जो हिसाब था वो किताब आपके पास थी, आपने पूरा हिसाब दिया ही नहीं, इसलिए ऐसा कहा। उसी ऑडियो टेप में मैंने जब कहा मायावती जी से कि मेरे पास एक पैसे की भी सदस्यता नहीं है, मैंने पार्टी का एक पैसा नहीं लिया, उसी ऑडियो टेप में मायावती जी कह रही हैं कि आपकी बात अलहदा है। और इसके साथ साथ जो आज मैंने ऑडियो टेप जारी किया है प्रदेश कार्यालय इंचार्ज का, कि वो मुझे प्रमाण पत्र दे रहा है कि आपका एक पैसा बकाया नहीं है सदस्यता का, और अगर सदस्यता का बकाया था तो सतीश चंद्र मिश्रा जी ने जब मुझे परसों निकाला, मेरे ऊपर तमाम आरोप लगाए, तो सदस्यता का आरोप क्यों नहीं लगाया, यह आरोप क्यों छोड़ दिया? जब मेरा ऑडियो टेप सुन लिया तब ये सदस्यता वाला मनगढ़ंत आरोप लेकर के आ गए। 3 दशक तक आप पार्टी से जुड़े रहे, क्या सिर्फ पैसे की वजह, सिर्फ इस 50 करोड़ की वजह से आपको पार्टी से हटाया गया? देखिए, जब मुझसे मांगा तब मैंने कहा। आपने कहा कि वो गैंग चलाती हैं, लोगों को मारती हैं, घर जलाती हैं, गाड़ियां तुड़वाती हैं, क्या कभी आपसे उन्होंने ऐसा करने को कहा था? नहीं, उनका अलग एक टीम है, उनकी एक गैंग है, उससे करवाती हैं वो। आप नाम बताइए उन लोगों का, किससे करवाती हैं? आपने तो कहा था कि जो आप बोलेंगे तो भूचाल आ जाएगा। अभी भूचाल का समय नहीं आया है। आपने कहा कि सतीश मिश्रा, आनंद कुमार ने जो उनके भाई हैं आपके साथ बदसलूकी की, क्या किया था उन्होंने? तभी तो मैंने आवाज उठाई ना, तभी तो मैंने कहा ना कि बहन जी मैं बहुत टार्चर हो चुका हूं, मैं नहीं आऊंगा आपके पास। तभी तो मुझे पार्टी से निकाल के बाहर कर दिया जब मैंने टार्चर होने से मना कर दिया। टॉर्चर में क्या करते थे आपके साथ? टार्चर में क्या क्या आता है? मानसिक टार्चर आता है, शारीरिक टार्चर आता है, और इस तरीके से दस्तावेजों में फर्जी दस्तावेज बना के उनमें दस्तखत कराना आता है, तमाम आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कुछ और बातें भी थी लेकिन उनको नमाज के लिए जाना था, तो फिलहाल ये थी बातचीत नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ। और अब आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधींद्र भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं, शरद प्रधान वरिष्ठ पत्रकार हैं, और कमाल खान हमारे सहयोगी मौजूद हैं। शरद जी, अगर मैं आपसे पहले समझना चाहूं दोनों पक्षों की बात, ये तो हमने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को सुना, अगर हम मायावती का भी पक्ष सुने, आप कैसे देख रहे हैं इन दो नेताओं की इस तरह से जो ये खुली एक तरह से चुनौती एक दूसरे को दी जा रही है? ये सिर्फ ये दर्शाता है कि क्या स्तर हो गया है हमारे यहाँ की राजनीति का। दोनों की बातों में सच है, दोनों के आरोपों में सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मजे की बात क्या है कि ना तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी जब इनसे सब नाजायज डिमांड अब जब तक पूरी करते रहे तब तक ये बहुत अच्छे थे, और मायावती नाजायज डिमांड्स करती रहे, ये डिमांड्स पूरी करते रहे, तब तक कोई तकलीफ नहीं थी। जिस तरीके की बातें नसीमुद्दीन सिद्दीकी कह रहे हैं वो उनकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठाता है, क्योंकि अगर उनके पास इतनी दौलत है कि प्रॉपर्टी बेच के कर सकते हैं तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपके पास कहां से आई। वो एक सिपाही थे, सिपाही से इसमें आए, और हमेशा मायावती के जितने मलाईदार पोर्टफोलियोज रहे वो मायावती ने उनको दिए। जाहिर है इसीलिए दिए कि पैसा कमवा करके मायावती तक पहुंचाएं। मायावती की पार्टी की पॉलिटिक्स शुरू से पैसे के में केंद्रित रही है, सब कुछ मनी मनी एंड मनी एंड मोर मनी। बिल्कुल, जब लोकायुक्त बहुत वफादार काफी साथ निभाया था, और जब लोकायुक्त की जांच और आरोप उन पे लगे थे तो और मंत्रियों को हटा दिया गया था, लेकिन मायावती ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। सुधींद्र जी, आप क्या कहेंगे, क्यों इतने नेता पुराने भी, अगर मैं पुरानी फहरिस्त 95 से गिनाऊं, लेकिन अब हाल में भी इतने नेता जो पार्टी से छोड़कर गए, खास तौर पे अगर हम आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात करें, क्यों ऐसे रिश्ते बन गए? सिर्फ पैसा पैसा पैसा, जिस तरह से शरद जी कह रहे हैं, बीएसपी का सिर्फ अब ये एक मोटो रह गया है। देखिए, ये
इन लोगों का जो आरोप लगाते हैं ये कोई नया आरोप नहीं है बहुजन समाज पार्टी पे। मान्यवर काशी राम जी के समय से ये आरोप हमारी पार्टी पर जो लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं वो लगाते रहे हैं, और मैं उदाहरण के साथ भी आपको बता सकता हूं मान्यवर काशीराम जी के समय पे भी। और मैं ये भी बतला दूं कि ये लोग जो जाते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर दलितों की, पिछड़ों की एक बुलंद आवाज है, तो इसलिए इस देश का अभिजात वर्ग, शासक वर्ग और ताकतवर लोग इस आवाज को दबाना चाहते हैं, और हम बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से वो अव्यक्त होती है, तो उसको कमजोर करने के लिए उसको, मुझे कहने दीजिए, आपने इतनी देर इन लोगों को सुनवाया है और नसीमुद्दीन को आपने 10 मिनट सुनवाया, 2 मिनट हमको भी दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों की आवाज को ये लोग दबाना चाहते हैं, ये आवाज दबेगी नहीं। हर बार सन 96, सन 99, सन 2004, सन 2007 आपने भी कहा कि क्या हमारा वोट घट रहा है। हमारा वोट घटा नहीं है। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ हमको 20% वोट मिला। हिंदुस्तान की सभी राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ रही थी उसमें 3rd हाईएस्ट वोट बहुजन समाज पार्टी का है। इस बार भी उत्तर प्रदेश में सीटें कम ज्यादा हो सकती हैं, लोकतंत्र में मत। 2012 में सर आपका वोट शेयर 25.9% था 80 सीटों के साथ। 2017 में 22.2% ही वोट शेयर रह गया है। तो बहरहाल ये गिरावट अगर आप माने या ना माने, ये आंकड़े हमारे सामने हैं। आपको वोट मिला, मैं आपको निधि जी मैं आपको करेक्ट कर दूं, हमको 19.9% मिला है। 20% समाजवादी 0.1% का अंदर है, और अभी भी हमको 23% वोट करीब मिला है, किसी से कम नहीं है। ये ईवीएम के माध्यम से मैनेज चुनाव हुआ है। हम उत्तर प्रदेश के और देश की जनता के बीच में आज चुनाव आयोग में भी इस बात पर बहस हुई है, पर मैं अभी इस समय केंद्रित रखना चाहूंगा अपनी बात को। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। ये इतने वर्ष, 30 वर्ष से पार्टी में रहे, जब इनसे कार्यकर्ताओं का जो दलित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, अल्पसंख्यक हैं, महिलाएं हैं, उनकी मेहनत का पैसा, एक कूपन 5,000 100 कूपनों की कॉपी होती है, 50 रुपए की मेंबरशिप होती है। मैं भी एक इसका पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूं। हम सब लोग पार्टी का पैसा जमा करते हैं। ये 4 मंडल के इंचार्ज थे। बहन मायावती जी ने स्पष्ट कहा है कि आप 4 मंडलों के इंचार्ज थे, सारा पैसा आप इकट्ठा करते थे, वो पैसा आपने जमा नहीं किया। आपसे मांग हुई, मेहनत कश का पैसा, किसान का, मजदूर का पैसा आप हड़प करके बैठे हुए हैं, तो आपसे मांग नहीं की जाएगी। और जो पार्टी के राष्ट्रीय जो नाम लेते हैं वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, वो फोन करके इनसे कह रहे हैं कि पैसा दीजिए, तो कह रहे हैं कि हमारा प्रताड़ना हो रही है। ये कैसी प्रताड़ना है? ये देखिए, ये सब मनगढ़ंत बातें हमेशा से होती रही हैं बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ। बहुजन इससे कमजोर नहीं हुआ है। बहुजन हर इस क्राइसिस से और मजबूत और ताकतवर होकर निकलता है। सुधींद्र जी, तो क्या कारण है? सुधींद्र जी, आप भी खुद कह रहे हैं 30 वर्षों तक ये यहाँ पर रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा में, और मैं जिस तरह से मायावती के सरकार में नंबर 2 थे, मायावती ने इनका बचाव किया लोकायुक्त के दौरान, फिर जब हार भी गई थी पार्टी, फिर भी उनको जब मंत्री भी थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाया गया, जब सरकार में थे एक्साइज बनाया गया, 2012 में एलओपी बनाया गया, 2014 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का और लखनऊ डिवीजन का, तब सारा प्रभारी इनको काफी बनाया गया। तो क्या कारण रहा कि इतने पुराने वफादार नेता इस तरह से उनको हटाया गया? देखिए, ये बहुत स्पष्ट स्वयं नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब की बात से हो जाता है। इनसे मांग की जा रही थी, बहन मायावती जी ने भी कहा कि भाई आप 4 मंडलों को देख रहे हैं, जो ऑडियो में भी है, आप सहारनपुर से लेके पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। यहां पर पिछली बार जब हमारी पार्टी नहीं भी जीती थी, 80 सीटों में बहुमत सीटें हम इस इलाके से जीते थे। ये उत्तर प्रदेश का संपन्न इलाका भी है। यहाँ के तमाम किसान और मजदूर हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, अल्पसंख्यक बुनकर लोग भी जुड़े हुए हैं। उन लोगों ने मेंबरशिप की एक कॉपी में जैसे 50 रुपए, 100 की कॉपी 5,000 रुपए, तो ऐसे हर
इकाई में, गांव में, सब जगह लोग मेंबर बनते हैं। सर, आप कह रहे हैं उन्होंने पैसे नहीं दिए, आप कह रहे हैं उन्होंने पैसे नहीं दिए, लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी कह रहे हैं कि भाई नेताओं के साथ भेदभाव होता है, हम जाते हैं तुम्हारी चेकिंग होती है, सतीश चंद्र मिश्रा जाते हैं तो चेकिंग नहीं होती है। जब ये पार्टी से जी निधि जी, देखिए निधि जी, ये सारे वो लोग हैं जब पार्टी के अंदर रहते हैं तो सब अच्छा है, जब पार्टी के साथ ये षड्यंत्र कर, ये इस बार उम्मीद करते थे हमको, देखिए वक्त खराब होता है, चुनाव में हम सरकार नहीं बना पाए तो ये रास्ता तलाशने लगे। इन्होंने सोचा कि अब हमारा आगे का अभियान, तो आप जान रहे हैं कि कौन शासक दल है और जिनके घर खुद के शीशों के हों, वो दूसरे चैनलों पे मैं देख रहा हूं आरोप लगा रहे हैं। जिनकी पार्टियों के नेता रंगे हाथ पकड़े गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसा लेते हुए नेशनल टेलीविजन ने उनको दिखाया, उनको पार्टी में भी रखा गया, और वो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? नसीमुद्दीन शाह को, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कौन श्रेय दे रहा है? कौन है उनके पीछे? नाम लीजिए। देखिए, आप जानती हैं इस देश के शासक वर्ग, शासक दल, शासक जो संभ्रांत और जो इस देश के धन्ना सेठ हैं, जो इस समय पूरे मीडिया को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है, ये सोशल मीडिया में भी है, मीडिया में भी है, ये सारी बातें स्पष्ट हैं। इसका जवाब जनता भी देगी, हम भी देंगे। ठीक है, हमारे सहयोगी कमाल खान हमारे साथ मौजूद है। कमाल, आपका आंकलन क्या है? देखिए, हमें लगता है कि अगर देश में कोई अकेली नेता है जिनके खिलाफ इतने बड़े पैमाने पे लोग जो हैं सीट बेचने और उसके एवज में पैसा लेने का आरोप लगाते हैं, ये आरोप और किसी पार्टी के ऊपर नहीं लगता है, बीच बीच में लगता रहता है कुछ नेताओं के ऊपर, बीजेपी के कुछ नेताओं के ऊपर लगा, और कहीं लगा कि कहीं पे किसी चुनाव में टिकट देने के लिए कुछ लोगों से पैसे ले लिए। लेकिन जितने बड़े पैमाने पे मायावती जी के लिए ये बातें कही जाती हैं, तो एक तो ये बात बहुत जरूरी है कि अगर इसकी छानबीन हो सकती है तो वो भी हो, और अपने लेवल पे पार्टी में उनको इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या वजह है कि सारे लोग इस तरह के इल्जाम उनके ऊपर लगा रहे हैं। दूसरी चीज देखिए कि ये जो लेन देन के आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं, उसकी पुष्टि तो कोई अदालत में हो सकती है, कोई एजेंसी ही कर सकती है। हम तो आपको वो बता सकते हैं जो पॉलिटिकल सर्किल में चर्चाएं होती हैं, जिसको पुष्ट नहीं किया जा सकता है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने जो प्रेस नोट जारी किया, उसमें खुद कहा कि वो 34-35 साल से जुड़े हुए थे। जो आम परसेप्शन है वो ये है कि वो बेइंतहा मेहनती आदमी है, और दूसरा परसेप्शन ये है कि वो सबसे बड़े फंड रेजर हैं, उनसे ज्यादा पैसा पार्टी के लिए कोई जमा नहीं कर सकता है। जिस तरह से ये पैसों के लेन देन की बात हो रही है, तो उससे ऐसा लगता है कि शायद कोई बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है, जिसके कारण मायावती को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा कि 35 साल पुराने साथी को उन्हें पार्टी से निकालना पड़ा, जो उनके इतने काम के रहे हैं, और एक मुस्लिम फेस के तौर पे वो उनको पेश किया जाता रहा है। अब अगर देखिए ये तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है। जो बाहर सियासी हलकों में लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जो इल्जाम है कि 1.5 लाख से लेकर के 1.5 करोड़ से लेकर 8-8 करोड़ तक सीट के लिए गए। मोटे तौर पे अगर माना जाए कि एक सीट पे 3 करोड़ लिए गए, तो 403 सीटों पे 1200 करोड़ लिए गए। कुछ लोग नसीमुद्दीन साहब के घर में, जो उनके समर्थक थे, जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उनके लॉन में ये चर्चा कर रहे थे कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फेज के बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने नोटबंदी के बाद, पहले चूंकि ये पैसा आ गया था और उनको वापस किया गया कि आप इसको बदल के लाएं, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फेज के बहुत सारे लोगों को नसीमुद्दीन साहब ने पैसा दिलवाया कि वो बदल के लाएंगे, लेकिन वो चुनाव में बिजी होने का बहाना बना के, और बहुत लोगों ने कहा कि अभी पैसा मार्केट में नहीं, हम आपको देंगे, और उन्होंने पैसा दबा लिया। एक इल्जाम ये है जो मायावती जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही हैं, जो वो किताब की बात कर रही हैं चंदे की, और वो कह रही हैं कि नसीमुद्दीन साहब को लोगों ने पैसा दे दिया, लेकिन नसीमुद्दीन साहब ने वापस नहीं किया। लेकिन ये सारी चीजें जो आरोप प्रत्यारोप हैं, ये सियासी हलके में हैं, इसकी कोई भी पुष्टि नहीं की जा सकती है। लेकिन इस तरह की बातें ये जरूर हो रही हैं, कोई बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है, थोड़े बहुत पैसे के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि 35 साल के
कोई इतने वफादार आदमी को पार्टी से निकाल दिया जाए। बिल्कुल। यहाँ पर ये कमाल एक चीज और आपसे और शरद जी से भी पूछूंगी। जी जी भदौरिया जी। जी हाँ। ये हम लोगों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, हमको कुछ कहना है। जी बोलिए सर। देखिए, इस समय देश में दो बड़ी पार्टियां, एक का व्यापम स्कैम है जो 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, हम पर कुछ 100 करोड़ जो भी सदस्यता का और जो चुनाव लड़ने के पैसे का, उसको जो दलित की आवाज है, जो पिछड़ों की आवाज है, उसको कुचला जा रहा है, उसको मीडिया में भी उछाला जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि 50,000 करोड़ का व्यापम स्कैम है, 50 से ज्यादा जाने गई हैं, हम पर आरोप लगा रहे हैं लोग। भदौरिया जी, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें और स्वामी प्रसाद मौर्य कॉमनवेल्थ घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, मैं कहना चाहता हूं कॉमनवेल्थ घोटाला, तमाम घोटाले हुए हैं इस देश। सर आज तो बहुजन समाज पार्टी पे हम डिस्कस कर रहे हैं, लिंक आ जाएगा आपका। सर स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि मायावती, सर जो आपकी पार्टी में थे स्वामी प्रसाद मौर्य एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्री थे, वो जाते हुए कहते हैं इस्तीफा देते हैं चुनावों से पहले, वो कहते हैं वो दलित की नहीं दौलत की बेटी है। सुनिए सर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर काशीराम, इन लोगों को भी धोखा देकर लोग गए और इन पर इसी तरह के आरोप लगाकर गए थे। ये कोई नई बात नहीं है हमारे आंदोलन में। नहीं शरद जी क्या ये जो पैसे की स्वामी प्रसाद मौर्य गए तो वो जिस तरह से गए कि ये दलित की बेटी नहीं है दौलत की बेटी हैं, सीटें नीलाम होती हैं, ये चर्चाएं जिस तरह से कमाल बता रहे हैं कि अगर सपोज मोटे तौर पर 1200 करोड़ की बात थी, एक तो नोटबंदी का असर ये पड़ा और शायद वो पैसा फंस गया होगा, उसकी बौखलाहट होगी, वो दे पा रहे होंगे नहीं दे पा रहे होंगे, बहरहाल ये अंदर की स्थिति है, हम सब नहीं जानते। लेकिन क्या जो ये पैसे का बोलबाला है, जो पैसा चाहिए, मायावती जी कहती हैं एक बहुत कद्दावर नेता रही हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पे पितृसत्ता चलती है वहां पर अपनी राजनीतिक इतनी पृष्ठभूमि बनाना, 4 बार मुख्यमंत्री बनना कोई आसान काम नहीं है, बहुत उन्होंने मेहनत करके अपने लिए जगह बनाई है। लेकिन क्या कुछ बिगड़ा शरद जी कि सिर्फ पैसे पे आकर ऐसा लगता है कि बार बार ये पैसा, अखिलेश दास नहीं रहे लेकिन तब सुना था 200 करोड़ की बात जो राज्यसभा सीट के लिए मांगा, तो बार बार इस पैसे का जिक्र, और उनको कुछ परहेज भी नहीं रहा है। मायावती को हमेशा खुलकर अपने जन्मदिन पे मानती रही है पैसा और कहती हैं कि हम तो चंदे से चलते हैं, लेकिन ये पैसा क्या हावी हो गया पार्टी पर? देखिए पैसा शुरू से हावी रहा है इन मायावती के, मैंने जैसे कहा कि उनका ऑब्जेक्टिव यही था पॉलिटिक्स में। मेहनत मायावती ने उसने नहीं करी जिस तरह से काशीराम ने मेहनत करी थी और पार्टी बिल्ड करी। मायावती को तो सोने के प्लेटर पे मिला ताज। देखिए ये जितने नेता जिनका नाम लिया जिन्होंने छोड़ा, एक तो साइड ये हो गई, दूसरी बात ये है कि चाहे वो अखिलेश दास हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, इन सबके मुंह तब खुले जब तक ये खामोश रहे, जब ये इन लोगों ने भी पैसा देकर के मायावती को फायदे उठाए, इसमें कोई दो राय नहीं। और जाहिर है जो पैसा देता है वो नाजायज पैसा ही होता है। ये बोलना तब शुरू करते हैं जब ये निकाल दिए जाते हैं, और निकाले इसलिए जाते हैं बिल्कुल स्पष्ट है कि मायावती की डिमांड्स पूरी नहीं कर पाते। मायावती का जो पैसे की हवस होती है वो बढ़ती जाती है, डिमांड बढ़ती जाती है, और ये होता रहा है। ये बड़ा ओपन सीक्रेट रही है। ये कोई इसमें कोई कानूनी सबूत की जरूरत नहीं है, ये कॉमन परसेप्शन है, कॉमन बात होती है। जो कमाल ने बताया ये टिकट्स को लेकर के नोटबंदी का जो सिलसिला है, ये बड़ा स्पष्ट था कि जो पुराने नोट मिले थे मायावती ने उन सबको 105 लोगों को टिकट्स दिए थे, और यही रेट था, 50 लाख से लेकर के 4 करोड़ तक का रेट था। और ये सबको मालूम है, इस पार्टी का कौन नहीं जानता है कि बगैर पैसे के पार्टी का टिकट नहीं मिलता बसपा में। ठीक है सर एक सवाल और, मायावती ने स्पष्ट, जी 1 मिनट में बता दूं, ये पैसा बड़ा स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि पैसा अपना पुरानी करेंसी ले जाओ, नई करेंसी दे जाओ। गाड़ियां गई मायावती के घर में, फोटोग्राफ खींची गई सूटकेसेस के साथ, और मायावती के घर में एक बहुत बड़ा बेसमेंट है, करीब 15,000 स्क्वायर फीट का बेसमेंट है। किसी भी दल सुन लीजिए, बता रहा हूं, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। अरे आप पे नहीं लगा रही भैया, ऐसा नहीं है सब, चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। ये मैं बताना चाह रहा हूं कि इस पार्टी में पैसे का चलन ही पूरा, और ये कमाल की बात में बहुत दम है कि ये सिर्फ 50 करोड़ की बात नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कमाल सिद्दीकी कह रहे हैं वो इसलिए
इसलिए कह रहे हैं, एक मिनट में, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उससे ज्यादा रकम बताएंगे तो इनको बताना पड़ेगा कि तुम्हारे पास इतनी रकम कहां से आने की उम्मीद है। ठीक है शरद जी, तो जाहिर है ये सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ का मामला है। बिल्कुल। तो पैसे का बोलबाला या चलन हमेशा से रहा है। भदौरिया जी, तो क्या बदला? जिस तरह से नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने यह भी कहा कि मायावती लोगों से मिलना उन्होंने बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि हार के कारण उन्होंने बताया कि आप मंच से किसी प्रत्याशी के लिए वोट नहीं मांगती हैं, लोगों से आप मिलती नहीं हैं, लोगों से आपको मिलना चाहिए, अपनी सुरक्षा, आपकी सुरक्षा का मैंने हमेशा से ख्याल रखा, लेकिन वो अब हो रहा है जो कभी नहीं हुआ। आप पेन घड़ी सब रखवा लेती हैं, सतीश चंद्र मिश्रा की गाड़ी के लिए तुरंत गेट खुलवा लेती हैं। तो क्या जो मायावती का, क्या जिस तरह से उन्होंने कहा कि आप प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे, लोगों से मिले, क्या मायावती अब लोगों से मिलना उन्होंने कम कर दिया था? इस बार के चुनावों में विधानसभा ज्यादा खुल के प्रचार नहीं किया था, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट नहीं मांगे थे। क्या बदलाव आया? क्योंकि पैसे से जुड़ाव तो हमेशा से रहा है, लेकिन क्या बदलाव आया उनकी राजनीति में जो इस तरह से ये हालत रही? अगर आप उत्तर प्रदेश के इस बार के चुनाव की भी सभाएं देखें तो हर जिले में जाकर, और मैं जिस जिले का हूं इटावा में, इतनी बड़ी सभा न मोदी जी कर पाए न कभी कर पाएंगे। वहां पर बकेवर के अंदर लाखों लोग एकत्रित हुए। मैं एक जिले की बात बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला नहीं था जहां पर लाखों लोग नहीं। और मैं तो बहुत साधारण कार्यकर्ता हूं, मुझे भी बहन मायावती जी से मिलने का अवसर मिलता है, सभी कार्यकर्ताओं को अवसर मिलता है, और ये सब वो लोग हैं जिन्होंने इस पार्टी से लाभ लिया। लाभ लेके जब लंबा संघर्ष का समय आया तो ये पीठ दिखाने लगे हैं और ये अब अपना बाहर का रास्ता तलाश कमाल, रहे हैं। आप कैसे देखेंगे? क्या मायावती जी की स्ट्रैटेजी में घुटने टेक लिए हैं इन्होंने? हर कोई घुटने टेकेगा। कमाल, आपको क्या उनकी रणनीति में बदलाव नजर आया मायावती की? कमाल, देखिए ऐसा है, दो चीज है। एक तो भदौरिया साहब अभी पहले जो बात कह रहे थे, हम भी उसका समर्थन करते हैं इस बात का कि मायावती के तो ऊपर इल्जाम चलाती है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी 30 वर्षों में, इस 30 वर्षों में सब मेरे पास एक मिनट रह गया, मुझे कहा जा रहा है प्राप्त हुआ था, न कांग्रेस पार्टी को यह प्राप्त हुआ था। हम 30 वर्षों में हिंदुस्तान की तीसरी लार्जेस्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी भी नहीं है। ठीक है सर। जी कमाल, नहीं देखिए, भदौरिया साहब अभी जो एक चीज कह रहे थे उसका हम भी समर्थन करते हैं कि मायावती के ऊपर तो ये इल्जाम है कि वो कुछ सीटों पे कुछ करोड़ रुपए ले लेती हैं। वो हमेशा से कहती है गरीब लोगों की पार्टी है, मैं धन्ना सेठों से चंदा नहीं लेती हूं, मैं आम लोगों से लेती हूं, और इल्जाम ये है कि वो टिकट देने के लिए लेती हैं। बहुत सारी बड़ी पार्टियां हैं जिनको देश के बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बिल्कुल मायावती जितना लेती हैं उससे दसियों सैकड़ों गुना ज्यादा लेते हैं, और शायद उनकी उतनी ज्यादा चर्चा नहीं होती है। ये भदौरिया साहब की बात का हम समर्थन करते हैं। 2014 में इस देश में बीजेपी ने जितना महंगा चुनाव लड़ा है, जो सामने देख के नजर आता है, शायद मायावती कभी नहीं लड़ पाएंगी। लेकिन दूसरा आप जो सवाल पूछ रही है मायावती की रणनीति में, संक्षेप में कमाल, मुझे कहा जा रहा है समय बहुत कम रह गया। जी नहीं, मायावती जो है वो निकलती नहीं है। तमाम हरियाणा में दलितों के ऊपर अत्याचार हो गए, बहुत जगह यूपी में होता है, सहारनपुर में अभी हो रहा है। वो लोगों से मिलती नहीं है, वो सिक्योरिटी का एक घेरा बना के रखती हैं, क्योंकि उनको एक मानसिक एक खौफ है कि वो बाहर निकलेंगी तो वो उनकी जान को खतरा है। और कुछ उनके करीबी लोग हैं जो उनको डरा के रखते हैं कि वो जनता से ना मिलने पाए। इसकी वजह से जो भी उनका फेलियर है उसका एक बड़ा कारण ये है कि वो जनता के बीच में नहीं जाती हैं, जनता से नहीं मिलती हैं। चंद लोग हैं जिनकी उनके तक एक्सेस है। बड़े से बड़े लोग, जब वो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर थी, उनके मिनिस्टर नहीं मिल पाते थे, उनके विधायक नहीं मिल पाते थे, और इस बात के हम लोग गवाह हैं, और ये बिल्कुल सच है। और भदौरिया साहब भी जब टेलीविजन पे नहीं बैठे होंगे, वो हमसे बड़े हैं, बाद में शायद वो ये बात स्वीकार करेंगे। बिल्कुल। आप मुझे कहा जा रहा है कि समय मेरा समाप्त हो गया चर्चा का। बिल्कुल सही कमाल आपने समझाया कि किस तरह से मायावती की रणनीति में किस तरह से बदलाव आया, पैसे का बोलबाला रहा है बहुजन समाज पार्टी में, लेकिन अब किस तरह से इसने इतना विकराल रूप हासिल कर लिया कि पार्टी बिखरती सी बिल्कुल नजर आ रही है। और मायावती को खुद लोगों के बीच जाना चाहिए, नेताओं से मिलना चाहिए, और बहरहाल उम्मीद यही करेंगे कि पार्टी आगे बढ़ती रहे।
फिलहाल प्राइम टाइम में चर्चा में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक हम प्राइम टाइम में लेंगे और ईवीएम की पड़ताल पर एक खास रिपोर्ट, आखिर क्यों नहीं हो सकती ईवीएम हैक, इस पर हमारे 2 सहयोगियों की विशेष रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। आप लोग भी लौटिएगा प्राइम टाइम में। ये जो है ये बैलेट यूनिट है और ये जिसमें कि वोट आप डालते हैं, आप वोट डालते हैं अलग अलग पार्टियों के यहाँ पर प्रत्याशी और उनके नाम होते हैं। और दूसरी जो है यहाँ पर रखी हुई कंट्रोल यूनिट होती है। इस कंट्रोल यूनिट में सारे जो वोटों की जो स्टोरेज है, उसका जो डेटा है वो स्टोर होता है। और जिसका चर्चा हो रहा है, जो कम टीवी पर दिखाई देती है, अभी जिसके विजुअल्स कम उपलब्ध हैं, वो है ये वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट, जो कि पर्ची इसमें गिरती है। तो हम सर आपसे जानना चाहते हैं पहले तो कि संक्षेप में पहले तो आप एक वोट डाल के दिखाएं और वो वीवीपैट कैसे काम करेगा लोगों के लिए थोड़ा समझाते हुए बताएं। एक्चुअली जब वोटिंग होता है तो सबसे पहले बैलेट बटन प्रेस करता है टू एनर्जाइज दिस डू मशीन, यानी मशीन को एक्टिवेट करते हैं। क्योंकि अगर ये बैलेट प्रेस नहीं होगा तो ये कुछ भी कीजिए कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। सपोज आप यहाँ प्रेस भी करिएगा तो कुछ नहीं होगा जब तक यहाँ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर यहाँ पे बैलेट इशू ना करे, ताकि कोई फर्जी वोट ना करे। फिर उसके बाद चलिए इसको ऑन कर दिया, बैलेट प्रेस कर दिया मैंने जी। तो ये देखिए यहाँ पे भी लाइट बिजी हो गया, यहाँ भी रेडी हो गया और यहाँ पे भी यहाँ लाइट रहता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसके बाद वोटर जाता है, वोट डालता है, किसी को भी आप वोट डाल सकते हैं। माना मैंने जी को वोट डाला। हाँ ठीक है, आप जी यहाँ दिखाएंगे, जी को डालिए, नहीं पहले जी को डालिएगा तो यहाँ लाइट ग्लो होगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट होगा, तो लिखा हुआ है जी और 7 नंबर का ये है और प्रत्याशी। ठीक है, तो इससे ये जो है इससे पता चलता है कि जो वोट आपने डाला और ये बीप बजने के साथ वो किसको गया। तो ये एक वेरिफाइबल वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल इसीलिए इसे कहा जाता है। लेकिन ये बताएं कि ये तो वोटर को पता चल गया, लेकिन इसके अंदर स्टोरेज रहेगा ये पूरा स्लिप का? स्लिप स्टोरेज रहेगा। ये जो कंपार्टमेंट है ये सील रहते हैं ड्यूरिंग पोल। ये पूरा स्लिप इसी में रहेगा। खोल के दिखा सकते हैं? खोल के दिखा तो सकते हैं बट उस वक्त नहीं खोल सकते। तो इसके अंदर इस तरह से सारे ये इस टाइप का स्लिप है। ठीक है, लेकिन सवाल है कि क्या इस ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता? क्या इसके साथ छेड़खानी नहीं हो सकती? बता रहे हैं मेरे साथी पल्लव बागला। लोग कहते हैं कि हम इसका मदरबोर्ड बदल दें, तो क्या इसका मदरबोर्ड बदल जाएगा और मदरबोर्ड बदलने से क्या होगा? सर, इस डिटेल में जाने के लिए जैसे मशीन का प्रोसेस है, स्टार्टिंग हम करते हैं मशीन की एफएलसी से। पहले एफएलसी कुछ लोग ये बताओ मदरबोर्ड बदलने पे क्या होगा? मदरबोर्ड बदल सर, अगर हम इस मशीन का मदरबोर्ड बदल देते हैं और इसमें ट्रांजिस्टर का मदरबोर्ड लगाते हैं तो फिर ये ट्रांजिस्टर का काम करेगा। अगर हम इसमें वॉशिंग मशीन का मदरबोर्ड लगा देते तो वॉशिंग मशीन का काम करेगा। तो वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं रह गई, वो कुछ भी आप बना सकते हो। लेकिन ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वह ECI का नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि देखिए, मूल तत्व मदरबोर्ड है जो कि इम्पोर्टेंट है, और अगर आप इसका मदरबोर्ड बदल दें तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं रहेगी। जैसा आपने कहा, अगर इसमें हम ट्रांजिस्टर का मदरबोर्ड डाल दें तो ये ट्रांजिस्टर बन जाएगा, गाना बजने लगेगा, इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं रहेगी। अगर इसमें से जब बैलेट यूनिट दबाते हैं और इसमें से कंट्रोल यूनिट से कैसे दबाते हैं बैलेट यूनिट, क्या होता है? क्या इसको कई बारी दबा सकते हैं? क्या इससे कोड फीड हो सकता है? हाँ, मैं दिखाता हूँ सर। जैसे हमने अभी एक वोट डाला, वोट डालने के बाद हमने बैलेट दिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने, और हम यहाँ पे वोट डालते हैं। जैसे हम यहाँ पे किसी भी नंबर को आप ही वोट डालिए। अब देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि लकी 7 को वोट डालें और उसके बाद मैं और बटन भी दबाऊंगा जिससे कि कहीं कोड जा सके। देखिए, मैं एक दबाया, 1 या 7 की लाइट जल गई। अब उसके बाद मैं दबाता हूँ दूसरे बटन, तो ये बटन तो दब रहे हैं, लेकिन अंदर कोई मटेरियल जा रहा है? नहीं जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा है। सिर्फ जो आपने बटन दबाया उसी का पर्ची हमारा वीवीपैट को आपके सामने नजर आ रहा है। सिर्फ उसी का वीवीपैट का पर्ची से निकलेगा जो बटन आपने दबाया। अब एक बारी और दबाइए इसको जरा, और दबाइए, मैं फिर से देता हूँ सर। हाँ। उसके बाद अब मैं 9 नंबर का बटन दबाता हूँ। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि इसमें एक सीक्रेट कोड 1 2 3 4 का डालूं। 9 नंबर का बटन दबाया मैंने, वोट डाल दिया। उसके बाद चुप से मैंने 1 2 3 4 दबाया, इससे कोई लाइट नहीं जली। अब इससे कोई सिग्नल गया? इसमें कोई सिग्नल नहीं गया सर, बिल्कुल कोई सिग्नल नहीं गया। और जिस मशीन को जो आपने बटन दबाया, जैसे 9 नंबर आई दबाया आपने, वही 9 नंबर का पर्ची दबेगा और 9 नंबर का डाटा ही हमारा CU में जा करके इंटैक्ट होगा, वो जा करके हमारे मेमोरी में चला जाएगा।
बाराबंकी की रूही का तलाक इसलिए होगा क्योंकि उसके हाथ से गर्म चाय छलककर बच्चे पर गिर गई थी। उसके शौहर ने बड़े शान से हमें बताया कि इसके बाद उन्होंने बीवी की पिटाई की और ये भी बताया कि शरीयत में लिखा है कि औरत मर्द का कहना ना सुने और बेकाबू हो जाए तो उसे तलाक देना जायज है। शब्बीर यूं तो रोजाना 12 घंटे कपड़े सीते हैं, लेकिन एक उधड़ा हुआ रिश्ता ना सी पाए। उनके दर्जी खाने की दीवारों पे खूबसूरत लिबास वाली लड़कियों की तस्वीरें हैं, लेकिन रूही जिसे ब्याह के लाए थे छोड़ आए। रूही शब्बीर के लिए चाय ला रही थी, ठोकर लगी तो चाय बच्चे पे गिर गई। बच्चा भी चीखा, रूही भी और शब्बीर भी। बच्चा दर्द से चीखा, रूही उसकी तकलीफ देख, और शब्बीर रूही की गलती पे। और सिर्फ चीखे ही नहीं, उसकी पिटाई भी कर दी। बच्चे के ऊपर चाय गिरी तो हमको थोड़ा गुस्सा आया, तो हमने उसको डांटा कि ये काम तुम बाद में कर सकती थी, या चाय का कटोरा रखने के बाद बच्चे को डांट सकती हो सब कुछ, लेकिन अभी जिसके ऊपर चाय गिरा ये तुम्हारी फोड़पन की वजह से हुआ। तो हमसे कहने लगे फालतू बातें ना करो, ना हम तुमसे डरा था, ना दबके रहीबा, और हमारे साथ अगर फालतू बोले तो अच्छा ना हुई है। तो हम कहे क्या अच्छा नहीं होगा। तो इस बुनियाद पे हमने उसको एक हाथ हमने मारा। एक हाथ मारने के बाद वो खड़ी हो गई पटरी लेके और कहने लगे अगर अब दोबारा हाथ लगा दिए तो बहुत ही बुरा अंजाम हो जाइए। तो 1-2 हाथ हमने और मारे। रूही ने ख्वाब में भी ना सोचा था कि चाय गिरने पे भी तलाक हो सकता है, लेकिन यही हकीकत थी। चाय हम उन्हीं को देने जा रहे थे और बच्चा जो है नीचे बैठा था और हाथ से जरा से छलक गया था और बच्चा जला भी नहीं था, इसलिए जो है हमको मारा खूब। उसके बाद मार के तलाक दे दिया। जब हम नकाब ओढ़ के बाहर निकलने लगे तो फिर दोबारा पकड़ के मारा हमको। इससे पहले एक बार बच्चा था पेट में, लात मार दिया तो वो बच्चा बड़ा वाला खत्म हो गया था। तो आए दिन जुल्म करते रहते थे। आए दिन जुल्म करते थे। शब्बीर यूं तो हाफिज कुरान है, यानी कुरान उन्हें ज़बानी याद है, जो औरतों को मर्द के बराबर मानती है। लेकिन शब्बीर कहते हैं कि ये सब करके उन्होंने शरीयत पे ही अमल किया है। जब औरत बहुत ज्यादा नालायक हो जाए या बदतमीजी से या समझ ले कि बेकाबू हो जाए, मर्द के कहे में बिल्कुल ना हो, तो शरई एतबार से ये हुक्म है कि आप एक तलाक भी दे सकते हैं और उसको तलाक के एतबार से उसको डरा धमका भी सकते हैं। तो हमने शरई एतबार से एक दफे उसको एक तलाक भी दिया था और उससे बार बार हमने ये बात भी समझाई थी कि देखो हमसे बदतमीजी से ना पेश आया करो, हमको अगर हम तुम्हारे शौहर है तो हमको थोड़ी इज्जत दिया करो। शब्बीर के मोहल्ले में जितने मुंह उतनी बातें हैं। पड़ोस की चूड़ी की दुकानों पे शब्बीर के तलाक के चर्चे हैं। पास में अंडा बेचने वाले अनवर ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन शब्बीर से नाराज हैं और 3 तलाक के सख्त खिलाफ। और तलाक पर रोक लगना चाहिए। तलाक 3 तलाक तो अच्छी बात नहीं है, जो दोनों फैमिली का नुकसान होता है। इसमें जो देने वाला के और न देने वाले को फिर नुकसान होती है और फिर पछताते हैं। फिर बहुत पछताते हैं। फिर बाद में दोनों फैमिली ऐसे पछताते हैं जैसे जहाँ पर कुछ इनका भी लूट गया है, उनका भी लूट गया है। कुछ इलाके के कई बड़े बुजुर्ग और तमाम मजहबी लोग इस बात की कोशिश में हैं कि सुलह का किसी तरह कोई ना कोई तरीका निकल आए और घर टूटने से बच जाए। शब्बीर के पड़ोस में ही शहनाज परवीन की दुकान है। शब्बीर की हरकत से वो सकते में हैं, खासकर इस ख्याल से कि कहीं शब्बीर रूही का हलाला न कराए। शौहर अगर गुस्से में तलाक दे दे फिर पछताए तो वो तलाकशुदा बीवी के साथ दोबारा तभी रह सकता है जब उसकी किसी और मर्द से शादी हो जाए, उससे मियाँ बीवी के रिश्ते कायम हों और फिर दूसरा शौहर उसे तलाक दे दे। इसी को हलाला कहते हैं। मेरी अपने समझ से तो कोई ऐसे ही औरत होगी जो इस हलारे पे तैयार होगी, वरना वो तो हमको लगता है कि मर जाना बेहतर समझेगी, क्योंकि ये बहुत ही तकलीफ दे है बात कि बाकायदा एक शौहर की तरह किसी ऐसे रिश्ते से अगर जोड़ के वो नाइत्तेफाकी दूर करी जाए तो ये मेरे ख्याल से तो बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही तकलीफ दे बात है। सभी औरतों के बस की बात नहीं है। अब अपने बच्चे की मोहब्बत में शब्बीर रूही को फिर से बीवी बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें रूही की शादी किसी और से करवा के उसे तलाक दिलवाना होगा। और हम अपनी गलती मानते हैं और हम शरई जवाज को पूरा करके जो हलाला वगैरह होता हम उनको वापस लाना चाहते ताकि मेरा बच्चा भी हमारे पास आ जाए। लेकिन एक रात के लिए किसी और की बीवी बनने के ख्याल से ही रूही की रूह कांप जाती है। नहीं सर, हम नहीं जाना चाहेंगे, इसलिए कि हम बहुत जुल्म सह रहे, इतने सहा कि और कोई लड़की होती तो अब तक कब का चली जाती घर छोड़ के। मगर हमने फिर भी सोचा कि चलो हमारी जिंदगी एक बच्चा है, हमको वहीं काटना है। अब ये मसला आ गया तो इसलिए हम उम्मीद नहीं रखते कि वहाँ हम जाएं।
यूं तो शब्बीर उसी मजहब को मानते हैं जिसके पैगंबर ने कहा था कि खुदा को जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है वो तलाक है, लेकिन गुस्सा उनसे वो करा गया खुदा जिससे सबसे ज्यादा नफरत करता है। बाराबंकी के रामसनेही घाट से कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। बीजेपी की लहर में एक भी सीट बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिली थी। तो क्या कारण है कि दलितों की अगुवाई करने वाली मायावती की पार्टी को नेता छोड़ रहे हैं या निकाले जा रहे हैं? नसीमुद्दीन सिद्दीकी पार्टी का मुस्लिम चेहरा हुआ करते थे। राज्यसभा सांसद रहे ब्रजेश पाठक ने विधानसभा चुनाव से पूर्व बसपा छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा हुआ करते थे। वे अब बीजेपी की योगी सरकार में मंत्री हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के पूर्व महासचिव और नेता प्रतिपक्ष ने भी विधानसभा चुनाव से पहले इस्तीफा दे दिया था। कहा था कि मायावती दलित नहीं दौलत की बेटी हैं, चुनाव से पहले टिकट नीलाम करती हैं, गरीबों नहीं बल्कि पैसों को वो सलाम करती हैं। अखिलेश दास गुप्ता एक समय मायावती के बेहद खास हुआ करते थे। पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खुलकर मायावती को आंखें दिखाई थी। आरोप लगाया था कि मायावती ने राज्यसभा के टिकट के लिए उनसे 200 करोड़ रुपए मांगे थे। वे बाद में कांग्रेस चले गए। कुछ दिन पहले उनका स्वर्गवास हो गया। आर.के. चौधरी ने भी विधानसभा चुनाव से पहले बसपा छोड़ दी थी। दारा सिंह चौहान भी मायावती के करीबी थे। बीजेपी में जाकर अब मंत्री बन गए हैं। राजेश त्रिपाठी बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी को हराने वाले राजेश त्रिपाठी बसपा के विधायक थे जो भाजपा में चले गए थे। तो हाल के नेताओं का जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो क्या कारण रहा कि बसपा इस तरह से बिखर रही है? क्या कारण कि बसपा का वोट शेयर लगातार कम होता जा रहा है? क्यों दलित वोट खिसका है और क्यों पार्टी के पुराने नेता छोड़ रहे हैं? क्या मायावती कमजोर होती जा रही है? आज समझने की कोशिश हम करेंगे प्राइम टाइम में। तो हमारे साथ खास मेहमान आपको बता दें जुड़ चुके हैं। सुधींद्र भदौरिया नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के, हमारे साथ यहाँ पर हैं। कमाल खान हमारे सहयोगी होंगे और शरद प्रधान वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन कुछ देर पहले शाम को मैंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी से बातचीत की थी, तो बातचीत आपको सुनाते हैं। नसीम जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही था कि मायावती ने आपको हटाते हुए कहा है कि आपके पास बेनामी संपत्ति है, गैर कानूनी बूचड़खाने चलाते हैं और पैसे लेते हैं, वादे करते हैं। मैं उनसे प्रमाण चाहूंगा कि कहां बेनामी संपत्ति है, कहां जो अवैध बूचर खाने कहां हैं। ये मनगढ़ंत और झूठी कहानी बनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे फिरौती मांगी है और उस फिरौती की बात को छिपाने के लिए वो झूठी साजिशन इस तरीके की बात कर रहे हैं। उन्होंने आपको ब्लैकमेलर कहा है और ऑडियो टेप में उन्होंने कहा है कि आपकी आवाज ज्यादा सुनाई नहीं देती है, काट-छाट हुई है। देखिए, उन्होंने साफ साफ मुझसे कहा है कि अपनी प्रॉपर्टी बेच करके अपने बच्चों के नाम से जो है वो भी और अपने नाम से वो भी, अपनी पत्नी की और अपने बेटे की पत्नी के जेवर बेच करके मुझे दे दो, तभी आगे बढ़ पाओगे, मेरे लिए अच्छा रहेगा। ये साफ साफ उस ऑडियो टेप में है। उनका ये कहना है सदस्यता वाली की जो किताब में जो हिसाब था वो किताब आपके पास थी, आपने पूरा हिसाब दिया ही नहीं, इसलिए ऐसा कहा। उसी ऑडियो टेप में मैंने जब कहा मायावती जी से कि मेरे पास एक पैसे की भी सदस्यता नहीं है, मैंने पार्टी का एक पैसा नहीं लिया, उसी ऑडियो टेप में मायावती जी कह रही कि आपकी बात अलहदा है। और इसके साथ साथ जो आज मैंने ऑडियो टेप जारी किया है प्रदेश कार्यालय इंचार्ज का, कि वो मुझे प्रमाण पत्र दे रहा है कि आपका एक पैसा बकाया नहीं है सदस्यता का, और अगर सदस्यता का बकाया था तो सतीश चंद्र मिश्रा जी ने जब मुझे परसों निकाला, मेरे ऊपर तमाम आरोप लगाए, तो सदस्यता का आरोप क्यों नहीं लगाया? यह आरोप क्यों छोड़ दिया? जब मेरा ऑडियो टेप सुन लिया तब ये सदस्यता वाला मनगढ़ंत आरोप लेकर के आ गए। 3 दशक तक आप पार्टी से जुड़े रहे, क्या सिर्फ पैसे की वजह, सिर्फ इस 50 करोड़ की वजह से आपको पार्टी से हटाया गया? देखिए, जब मुझसे मांगा तब मैंने कहा, आपने कहा कि वो गैंग चलाती हैं, लोगों को मारती हैं, घर जलाती हैं, गाड़ियां तुड़वाती हैं। क्या कभी आपसे उन्होंने ऐसा करने को कहा था? नहीं, उनका अलग एक
टीम है उनकी, एक गैंग है, उससे करवाती हैं वो। आप नाम बताइए उन लोगों का, किससे करवाती हैं? आपने तो कहा था कि जो आप बोलेंगे तो भूचाल आ जाएगा। अभी भूचाल का समय नहीं आया है। आपने कहा कि सतीश मिश्रा, आनंद कुमार ने जो उनके भाई हैं आपके साथ बदसलूकी की, क्या किया था उन्होंने? तभी तो मैंने आवाज उठाई ना। नमस्कार, प्राइम टाइम में हाजिर हैं। उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती के खिलाफ उनकी सरकार में नंबर 2 रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मोर्चा खोल लिया है। बेटे सहित पार्टी से निकाले जाने के बाद बसपा के अंदर से निकले विरोधियों की फहरिस्त अब लंबी होती जा रही है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने उनसे बातचीत के ऑडियो टेप जारी कर दिए जिसमें कथित तौर पर मायावती पैसे की मांग कर रही हैं। इस पर मायावती के ब्लैकमेलर के आरोप के बाद नसीमुद्दीन ने पलटवार करते हुए आज उन्हें देश की सबसे बड़ी ब्लैकमेलर कह डाला है। कहा कि उन्होंने ही फोन टैपिंग सिखाई। हजारों नेता उनकी प्रताड़ना के बाद पार्टी छोड़ने पर मजबूर हुए। नसीमुद्दीन ने यह भी कहा कि मायावती ने उनसे 50 करोड़ रुपए मांगे थे। तो नसीम, सुनते हैं उन्हें। बहन जी, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं बिल्कुल जाऊंगा, मैं थोड़ा यहाँ वो हो जाए, और बहन जी जो आपका आदेश है मैं एक एक प्रॉपर्टी बेच करके आपको सौंप दूंगा। बहन जी आप उसका चाहे वो तो आपके लिए भी जरूरी है ना। तो नसीमुद्दीन के आरोपों के जवाब में मायावती का कहना था कि बसपा सदस्यों के चंदे के सहारे पार्टी चलती है, ये उद्योगपतियों और धन्ना सेठों के पैसे से नहीं। सभी पार्टी नेताओं ने सदस्यता की रसीद पैसे के साथ पार्टी मुख्यालय में जमा कर दी थी, लेकिन नसीमुद्दीन ने केवल 50% पैसा ही जमा कराया था। उनसे बार बार पैसा जमा करवाने को कहा गया, लेकिन वो आनाकानी करते रहे। जो पार्टी अध्यक्ष की बात टेप करता होगा वो अन्य नेताओं की भी करता होगा। ये काम ब्लैकमेलर करते हैं। जो आदमी बीएसपी में रहकर जिसको इतना बढ़ावा दिया हो, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को टेप कर सकता है और उसको अपने हिसाब से काट छाट करके मीडिया के सामने दिखा सकता है, तो वो उससे आप लोग समझ सकते हैं कि जहां जहां भी मैंने इनको लगाया तो वहां इन्होंने टेपिंग ब्लैकमेलर के रूप में काम करके किस तरीके से हमारी मूवमेंट को इन्होंने धक्का पहुंचाया, कितना मूवमेंट को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। तो इस साल हुए विधानसभा चुनावों में 403 में से बसपा को सिर्फ 19 सीटें मिली थी और 2014 के लोकसभा चुनावों में तभी तो मैंने कहा ना कि बहन जी मैं बहुत टार्चर हो चुका हूं, मैं नहीं आऊंगा आपके पास। तभी तो मुझे पार्टी से निकाल के बाहर कर दिया जब मैंने टार्चर होने से मना कर दिया। टॉर्चर में क्या करते थे आपके साथ? टार्चर में क्या क्या आता है? मानसिक टार्चर आता है, शारीरिक टार्चर आता है, और इस तरीके से दस्तावेजों में फर्जी दस्तावेज बना के उनमें दस्तखत कराना आता है, तमाम आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कुछ और बातें भी थी लेकिन उनको नमाज के लिए जाना था। तो फिलहाल ये थी बातचीत नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ। और अब आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधींद्र भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं, शरद प्रधान वरिष्ठ पत्रकार हैं और कमाल खान हमारे सहयोगी मौजूद हैं। शरद जी, अगर मैं आपसे पहले समझना चाहूं दोनों पक्षों की बात, ये तो हमने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को सुना, अगर हम मायावती का भी पक्ष सुने, आप कैसे देख रहे हैं इन दो नेताओं की इस तरह से जो ये खुली एक तरह से चुनौती एक दूसरे को दी जा रही है? ये सिर्फ ये दर्शाता है कि क्या स्तर हो गया है हमारे यहाँ की राजनीति का। दोनों की बातों में सच है, दोनों के आरोपों में सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मजे की बात क्या है कि ना तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी जब इनसे सब नाजायज डिमांड जब तक पूरी करते रहे तब तक ये बहुत अच्छे थे, और मायावती नाजायज डिमांड्स करती रहे, ये डिमांड्स पूरी करते रहे, तब तक कोई तकलीफ नहीं थी। जिस तरीके की बातें नसीमुद्दीन सिद्दीकी कह रहे हैं वो उनकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठाता है, क्योंकि अगर उनके पास इतनी दौलत है कि प्रॉपर्टी बेच के कर सकते हैं तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपके पास कहां से आई। वो एक सिपाही थे, सिपाही से इसमें आए, और हमेशा मायावती के जितने मलाईदार पोर्टफोलियोज रहे वो मायावती ने उनको दिए। जाहिर है इसीलिए दिए कि पैसा कमवा करके मायावती तक पहुंचाएं। मायावती की पार्टी की पॉलिटिक्स शुरू से पैसे के में केंद्रित रही है, सब कुछ मनी मनी एंड मनी।
एंड मोर मनी। बिल्कुल, जब लोकायुक्त बहुत वफादार काफी साथ निभाया था और जब लोकायुक्त की जांच और आरोप उन पे लगे थे तो और मंत्रियों को हटा दिया गया था, लेकिन मायावती ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। सुधींद्र जी, आप क्या कहेंगे, क्यों इतने नेता पुराने भी, अगर मैं पुरानी फहरिस्त 95 से गिनाऊं, लेकिन अब हाल में भी इतने नेता जो पार्टी से छोड़कर गए, खास तौर पे अगर हम आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात करें, क्यों ऐसे रिश्ते बन गए? सिर्फ पैसा पैसा पैसा, जिस तरह से शरद जी कह रहे हैं, बीएसपी का सिर्फ अब ये एक मोटो रह गया है। देखिए, ये इन लोगों का जो आरोप लगाते हैं, ये कोई नया आरोप नहीं है बहुजन समाज पार्टी पे। मान्यवर काशी राम जी के समय से ये आरोप हमारी पार्टी पर जो लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं वो लगाते रहे हैं, और मैं उदाहरण के साथ भी आपको बता सकता हूं मान्यवर काशीराम जी के समय पे भी। और मैं ये भी बतला दूं कि ये लोग जो जाते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर दलितों की, पिछड़ों की एक बुलंद आवाज है, तो इसलिए इस देश का अभिजात वर्ग, शासक वर्ग और ताकतवर लोग इस आवाज को दबाना चाहते हैं, और हम बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से वो अव्यक्त होती है, तो उसको कमजोर करने के लिए उसको, मुझे कहने दीजिए, आपने इतनी देर इन लोगों को सुनवाया है और नसीमुद्दीन को आपने 10 मिनट सुनवाया, 2 मिनट हमको भी दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों की आवाज को ये लोग दबाना चाहते हैं, ये आवाज दबेगी नहीं। हर बार सन 96, सन 99, सन 2004, सन 2007 आपने भी कहा कि क्या हमारा वोट घट रहा है? हमारा वोट घटा नहीं है। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, हमको 20% वोट मिला। हिंदुस्तान की सभी राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ रही थी, उसमें 3rd हाईएस्ट वोट बहुजन समाज पार्टी का है। इस बार भी उत्तर प्रदेश में सीटें कम ज्यादा हो सकती हैं, लोकतंत्र में मत। 2012 में सर आपका वोट शेयर 25.91% था 80 सीटों के साथ। 2017 में 22.2% ही वोट शेयर रह गया है। तो बहरहाल ये गिरावट, अगर आप माने या ना माने, ये आंकड़े हमारे सामने हैं। वोट मिला। मैं आपको निधि जी मैं आपको करेक्ट कर दूं, हमको 19.9% मिला है। 20% समाजवादी, 0.1% का अंदर है, और अभी भी हमको 23% वोट करीब मिला है, किसी से कम नहीं है। ये ईवीएम के माध्यम से मैनेज चुनाव हुआ है। हम उत्तर प्रदेश के और देश की जनता के बीच में आज चुनाव आयोग में भी इस बात पर बहस हुई है, पर मैं अभी इस समय केंद्रित रखना चाहूंगा अपनी बात को। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। ये इतने वर्ष, 30 वर्ष